न्यूज़ में भी ऊट पटांग सी प्राइसेस सुनते हैं, इसने इतना लिया, वो उतना होता नहीं है। आप इतनी मेहनत से इतनी प्यार से शो बनाते हो और वो चल जाए तो फीलिंग ये लो। सब तो डरते ही हैं ईश्वर से। ईश्वर इज ऑल फॉरगिविंग, ऑल लविंग। आई डू वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि जैसी करनी वैसे भरनी। कहते हैं हर चीज आपका पीछा छोड़ सकती है, लेकिन आपके कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। अच्छे और बुरे कर्मों का फल आपको इसी जिंदगी में भुगतना पड़ता है। कर्मों का पाठ पढ़ाने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ चुकी है कर्मा कॉलिंग। मेरे साथ है रवि सिंह, रवीना टंडन, हैंडसम हंक वरुण सूद और सुपरबली टैलेंटेड इस सीरीज की डायरेक्टर रुचि नारायण। वेलकम मैम। वेलकम सर, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू प्राची, ये बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया आपने, एकदम बैंग ऑन टू द पॉइंट। एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने कर्म कॉलिंग का कहा, क्योंकि हमारा शो उसी के बारे में है। और जिस तरीके से रुचि ने पूरा कर्म जो हमारी संस्कृति में कब से चला आ रहा है, एंड हमारे पाठ में भी होता है, ये तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि कर्म हम लोग ऐसे लूजली यूज़ कर लेते हैं, अरे कर्मा देखेगा। लेकिन जिस तरीके से रुचि जी ने उसको बोया है हमारे शो के स्टोरी में, वो एक कमाल की चीज़ है जो देखने लायक है। एंड सबसे बढ़िया तो डायलॉग ये है कि हाँ, सब तो डरते ही हैं ईश्वर से, लेकिन तभी भी ईश्वर वो हैं जो माफ़ कर देते हैं, आपको छूट दे देते हैं, बोलते कोई बात नहीं बच्चा, माफ़ किया। ईश्वर इज़ ऑल फॉरगिविंग, ऑल लविंग। लेकिन कर्म जो है वो कभी नहीं माफ़ करते, क्योंकि वो आपने ही, इंसान ने ही खुद बोए हैं अपने आप के लिए। तो वो कर्म आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ईश्वर तभी भी माफ़ कर देगा, लेकिन कर्म कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द पद्मश्री मैम। एंड मैम, ये सीरीज़ ना काफ़ी फेमस हो रही है। इनफैक्ट जब मैंने कल घर में बोला कि आई एम इंटरव्यूइंग यू, फिर मेरी एक चाची ने बोला कि वो कर्मा कॉलिंग के लिए आ रही है, तो योर शो इज़ रियली फेमस नाउ। तो हर तरफ से बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और मेनली मतलब पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हाउ आर यू फीलिंग एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? आई थिंक हमारी टीम को बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखिए, जब सब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और फिर वो सफल हो, तो एक अलग तरीके की ही खुशी होती है। एक पूरा एटमॉस्फेयर आनंदित हो जाता है इन अ वे, एवरीवनस ऑन अ हाई। क्योंकि आर्टिस्ट अल्टीमेटली काम किसके लिए करते हैं? अप्रिसिएशन के लिए करते हैं, और ऑडियंस के एक्सेप्टेंस के लिए करते हैं। और हमको बनाता भी कौन है और बिगाड़ता भी कौन है? ऑडियंसेस ही। चाहे वो हमें रिजेक्ट कर दे या वो हमें एक्सेप्ट करे। तो जब एक्सेप्टेंस होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ये तो चलो आपने मुझे पूछा, लेकिन मैं एक्चुअली अभी दूंगी माइक वरुण को, जो नए हैं एंड हमारे अपकमिंग स्टार हैं। मैं उनको देती हूँ कि उनको कैसा लग रहा है। मेरे लिए फीलिंग काफ़ी ओवरवेलमिंग है, क्योंकि हर जगह से प्यार आना, हर एज ग्रुप से प्यार आना काफ़ी मुझे मत जवाब दे, खूबसूरत सी लड़की है, उसको जवाब मैं हर अच्छा ठीक है। वो दोनों तरफ देख रहे हैं। दोनों तरफ देखते हैं। नहीं, मेरी तरफ खूबसूरत ज़्यादा लड़कियां तो हर तरफ। उधर भी देखिए, उधर भी देखिए। तो अगर हर एज ग्रुप से वैलिडेशन आती है तो एक एक्टर को लगता है कि काम अच्छा किया है। एंड जैसे रवीना मैम ने कहा कि सबने मेहनत की थी, एंड जब आप इतनी मेहनत से इतनी प्यार से शो बनाते हो और वो चल जाए तो फीलिंग ये अलग होती है। ओके वरुण, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने इससे पहले ना बहुत सारे रियलिटी शोज़ करे हैं, तो और पहली बार आप ये OTT पे अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस था? स्पेशली आप फीमेल डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो रियलिटी शो से कितना डिफरेंट था ये? बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है जहाँ पर आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, एंड अपने क्राफ्ट में मेहनत करनी पड़ती है। यू आर सेइंग कि आपने इससे पहले मेहनत नहीं की थी रियलिटी शोज़ में? नहीं, रियलिटी शो में क्या है कि आपको अपनी जो पर्सनालिटी है वो रियल बन के लोगों के सामने लानी पड़ती है, एंड जितना आप रियल हो उतना लोग आपको पसंद करेंगे। पर यहाँ पर आपको एक अलग कैरेक्टर पोर्ट्रे करना पड़ता है, जो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, एंड आसान नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ लाइन आके बोल के चले गए। यू हैव टू एक्चुअली मीन द लाइन्स, यू हैव टू गेट इनटू द कैरेक्टर, प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक्टिंग इज़ अ मच डिफिकल्ट प्रोफेशन। अच्छा रुचि मैम, आप बताइए कि आप क्या बिलीव करती हैं कि हाँ, कर्मा एक्चुअली आपको पे करना ही पड़ेगा, आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा? कोई एक ऐसा इंसिडेंस हुआ हो आपको, अगर सुनने में अभी आया हो कि मेरे साथ ऐसा हो, इसने किया और उसको भुगतना पड़ा वो चीज़, ऐसा हुआ है आप तीनों के साथ कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंस? मैं तो कर्म में बहुत विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अच्छे काम किए तो मेरे साथ अच्छा होगा। तो नो, मगर सीरियसली, और सिर्फ मैं नहीं, मुझे लगता है कि हमारे देश में सबको कर्म में बहुत विश्वास
विश्वास है और होना भी चाहिए। और इस शो को ही लेके आप सोचिए कि 10 साल पहले जब मैंने सोचा था कि ये शो करनी है, मैं रवीना के पास गई थी। 10 साल पहले सोचा था आपने, और अब आया और मैं गई थी उस वक्त इनके पास, और क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी वो सब नहीं हो पाई, तो उस वक्त शो नहीं बना। मगर अब आके 10 साल बाद सब जैसे सब अलाइन हो गया और शो मतलब बन पाई और आप लोग के सामने आ भी पाई, तो मैं समझती हूँ ये कर्म है अपने आप में। मैम ये इंडियन एक और क्वेश्चन है मैम आपसे कि इंडियन वर्जन है ये जो रिवेंज का एग्जैक्टली, तो उसके 4 सीजन है मैम, तो कैसा ये इसमें भी होने वाला है कर्मा कॉलिंग में कि इसके भी 4 सीजन आएंगे? ऑडियंस बहुत वेट कर रही है एक सीजन आने के बाद ही, तो क्या ऐसा कुछ है? मतलब कहानी तो पूरी सुनानी पड़ेगी। अभी बीच में ही छोड़ दिया है आपने। मगर इस कहानी की खासियत यही है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, और हर 1-2 एपिसोड में जो भी आपने एपिसोड 1 में सोचा इनके बारे में, वरुण के बारे में, कर्मा के बारे में, वो दूसरे या तीसरे एपिसोड में बिल्कुल पलट जाता है, फिर 5वें एपिसोड में फिर से पलट जाता है, तो यू नेवर नो। और मुझे लगता है कि ये लाइफ के ज़्यादा करीब की बात है, क्योंकि एक्चुअली एवरीथिंग सरप्राइजेज यू। तो मुझे यही बात सबसे अच्छी लगी शो के बारे में। अब तो देखना पड़ेगा, जैसा आप बता रहे हैं, अब तो ज़रूर देखना पड़ेगा। काजल देखेंगे दोनों? अब तो देखना पड़ेगा। इनकी चाची ने तो देख लिया। हाँ, और मेरी चाची के साथ उनकी छोटी छोटी बेटियां भी हैं, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि दीदी वो 16+ है, बट हमें जितना आना था उतना समझ में आ गया। वैसे इसमें कुछ ऐसा लकीली है नहीं, इट्स ऑलमोस्ट अ फैमिली काइंड ऑफ अ शो, बट वो डिस्क्लेमर दे देते हैं बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर एंड अंडर पेरेंटल गाइडेंस इज ऑलवेज बेटर टुडे इन टुडेज डे। तो मैम बताइए ना, आप बताइए कि कर्मा में बिलीव करती हैं आप? मैं उसी पे आ रही थी। हाँ, मैं तो बिल्कुल विश्वास रखती हूँ कर्म पे, और मैं भी समझती हूँ कि आज तक मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक कि मैं किसी को दुख न पहुँचाऊँ और अच्छे ही कर्म करूँ। एंड आई डू वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि जैसी करनी वैसे भरनी। वरुण, आप बिलीव करते हैं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल है। आप जैसे बिहेव करोगे लोगों के साथ, आपके साथ भी वैसे ही होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, अनइंटेंशनली हो जाता है, एंड उसके भी कहीं ना कहीं कर्म मुझे मिल गए होंगे, एंड मैंने कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे कि मैं इतने बड़े शो का पार्ट बन पाया। चलेगा जी। मैंने आपके पहले इंटरव्यूज देखे हुए हैं, तो मैम ने रिवील किया था कि आप सेट पे बहुत बड़े प्रैंकस्टर रहे हैं, तो कोई एक वहाँ का इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? तो ये हंसाते रहता है हम लोग को, हंसी बंद नहीं होती। देखा ना कैसे बैठ गया, बोला मैं ऐसा ही हूँ, मैं इधर ही ठीक हूँ, ये वो सब बहुत बड़ा ड्रामा पार्टी है ये। मैम, बट यू फोर्स्ड हिम टू सिट देयर। या यू हैव गॉट इट राइट, क्योंकि सिर्फ वरुण नहीं, मैम रवीना मैम भी बहुत मतलब सेट पे मौज मस्ती रहती थी। इनकी वजह से सबको हंसाती थी टेक के बीच में, एंड आई एम बी लाइक प्लीज स्टॉप लाफिंग। सीरियस सीन तो बहुत डिफिकल्ट होते होंगे इन लोगों के साथ आपके। और वो सीरियस सीन में और सबसे सीरियस सीन मतलब 7वें एपिसोड में जो सबसे सीरियस सीन है, उसमें मतलब एक के बाद हंसी बिकॉज ऑफ। मैम एक थोड़ा सा सीरियस, इसी रिलेटेड थोड़ा सीरियस क्वेश्चन होगा कि मैम यू आर नेशनल अवार्ड विनर, तो आपने 2001 में दमन करी थी, और उस टाइम पे ना अभी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रिस्की और चैलेंजिंग होता था एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म चूज़ करना, बिकॉज उस टाइम पे 90s में और उससे पहले भी कि ज़्यादातर ना फीमेल्स हीरोज़ पे डिपेंड होती थी किसी भी फिल्म के सक्सेस के लिए। तो कितना रिस्की और कितना चैलेंजिंग रहा है, मतलब आपके लिए रहा वो फिल्म चूज़ करना, बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले आप बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की फिल्म्स करती थी जी, और अभी भी फिर आपने इसमें मतलब ऑलमोस्ट फीमेल लीड और स्ट्रॉन्ग जहाँ पर वुमेन्स कैरेक्टर है, और वो फिल्म थी बिल्कुल ही डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो क्या आपका दमन का ये कहूँगी कि हाँ बिल्कुल ज़रूरी था मेरे लिए भी, क्योंकि मैं एक तो उस कॉज में बिलीव करती थी। मैं गर्ल चाइल्ड के लिए काफ़ी काम कर चुकी हूँ, और जैसे कि आप जानते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने भी मुझे एक अवार्ड दिया हुआ है उसके ज़रिए। तो ये कहना चाहूँगी कि
उस समय वो एक कॉज था जो मेरे दिल के बहुत करीब था, बिकॉज आई बिलीव के चिल्ड्रन and then animals and our habitat are the most abused on this planet, and somewhere one has to become the voice of the of the bullied or of the abused. And जब वो फिल्म आई तभी ये दौर चल रहा था जहाँ पे आप पिक्चर देखो तो वही था कि मेरा पति मेरा देवता है और कोई मेरे सुहाग को नहीं मार सकता, चाहे वो जैसा भी हो, भला हो बुरा हो, जैसा भी हो मेरा पति है, काइंड ऑफ अ थिंग. तो ये completely different था because it was a topic very relevant even today. It discussed marital rape and violence in a marriage. क्योंकि इतना उस समाज में ऐसा था कि, और आज भी कई जगहों पे ऐसे होता है कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए. तो अगर औरतें, चाहे वो उनके अगेंस्ट वायलेंस भी हो रहा हो या उनके साथ अब्यूजेस भी हो रही हो, वो सह लेती हैं, सहम जाती हैं. और कभी कभी अगर पुलिस में भी जाती हैं तो कभी कभी उनकी सुनवाई भी नहीं होती है. तो वो कम्प्लीटली हैंडीकैप्ड हो जाती हैं वो औरतें कि कहाँ जाएं हम. एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेयर इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू टेक अ स्टैंड. एंड व्हेन कल्पना लाजमी जी केम टू मी विद दैट फिल्म, मैं बहुत खुश हुई. मैंने कहा येस डेफिनेटली करनी है. वो अपने ज़माने की बिल्कुल ही डिफरेंट फिल्म थी. एंड येस उस फिल्म के दम पे नेशनल अवार्ड भी मिला. एंड आप देखें तो 23 साल हो गए उस फिल्म को, और आज भी वो केस कोर्ट में चल रहा है अबाउट मैरिटल रेप, कि should it be passed or not, the law against it. So that is still such a relevant topic even 23 years later. So it was very necessary for us at that time to make a film like that. Yes, at the cost of sacrificing a lot of commercial cinema. Exactly. I did say no to a lot of commercial cinema. उस ज़माने में काफ़ी गाने और पिक्चरें मना की, and this was a choice that I strongly made. रुचि मैम, आप बताइए कि आप जब फिल्में डायरेक्ट करती हैं, आपने हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी राइट करी, लिखी, उसके बाद कल आई आपकी, और उसके बाद गिल्टी आई, अब ये आ रही है, तो मैम इतना टाइम क्यों लेती हैं आप? ऑडियंस को बहुत वेट करना होता है, क्यों मैम? मुझे टाइम बिल्कुल लेना नहीं है, मैं उसी वक्त तैयार होती हूँ, मगर मेरे प्रोजेक्ट्स बनने में बहुत देर लगती है. कई बार एक्ट्रेस भी वेट करा देती हैं, राइट रवीना मैम? जो भी मतलब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि सब्जेक्ट उस वक्त के लिए नहीं था, और मतलब इसीलिए मैं कर्म में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि जब किसी चीज़ का टाइम होता है वो हो जाता है. I mean, अभी मुझे ऐसे लगता है, मगर कोशिश तो जारी रखनी पड़ती है, नहीं तो जब टाइम आएगा आप तैयार नहीं होंगे. एग्जैक्टली, तैयार रहना पड़ता है आपको. रवीना मैम, आपने टेलीविज़न पे, OTT पे, मूवीज़ सब कुछ कर लिया, क्या कॉमन है इन तीनों में, और क्या अलग दिखता है आपको कि आपको टेलीविज़न के लिए आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, मूवीज़ के लिए आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्या कॉमनैलिटी है इन तीनों के बीच, OTT, मूवीज़ एंड टेलीविज़न? ऑनेस्टली हर एक आर्टिस्ट के लिए एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो है कैमरा. Okay. और उसके ज़रिए आपकी ऑडियंस. तो माध्यम किसी भी रूप में हो, चाहे टेलीविज़न के रूप में हो, या आप थिएट्रिकल के रूप में करें, या आप OTT वेब के रूप में करें, आर्टिस्ट को तो अपना बेस्ट देना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली देख तो आपको ऑडियंस ही रही है. तो उस कैमरे के लेंस के ज़रिए आप ऑडियंस तक पहुंचते हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो. मैम, पेमेंट में भी ज़्यादा डिफरेंस होता है? इनमें पेमेंट मैम, पेमेंट में एक्चुअली मैं वही काउंट कर रही हूँ. टेलीविजन मैंने इतना किया नहीं, मैं आई एम ट्राइंग टू थिंक कि मैंने टेलीविजन किया कि टेलीविजन में कितना पेमेंट था या कुछ, या आई हैव, बट मोर और लेस उतना ही ऊपर नीचे होता है. इट्स नॉट एनी मेजर डिफरेंस एज सच. बट एंड आई विल टेल यू समथिंग, आज मैं कह रही हूँ ये जो मैं नॉर्मली बोलती नहीं हूँ, लेकिन हम जो आर्टिस्ट लेते हैं, या कभी कभी आप लोग न्यूज़ में भी ऊट पटांग सी प्राइसेस सुनते हैं, इसने इतना लिया, वो उतना होता नहीं है. वो बहुत मन धड़क बनाई चढ़ाई चीज़ें होती हैं. अगर हर आर्टिस्ट अपना वो बोलने लगे कि हमने इतना लिया तो कभी भी कुछ सफल होगा ही नहीं चीज़. तो वो होती ही नहीं है ऐसी बातें. और दूसरी बात यह है कि एक बैलेंस होना चाहिए. हर एक प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वाइबल होना चाहिए किसी भी प्रोड्यूसर के लिए.
अगर आप आर्टिस्ट को ही इतना दे दो और प्रोजेक्ट नहीं चले, वो कभी दूसरा बना ही नहीं पाएगा। Exactly. तो हम लोग को भी ये जहन में रहता है कि ऊट पटांग चीज़ें हम मांगते नहीं है, क्योंकि हमको भी मालूम है कि ठीक है इतना मांगो कि आप सस्टेन कर पाओ आपके नेक्स्ट उसके लिए भी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड वो करेक्शन मेथड आएगा ही। जो आर्टिस्ट कुछ ज़्यादा ही मांग रहे उनको अल्टीमेटली करेक्शन लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फिर चलेगी ही नहीं प्रोजेक्ट। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वरुण आपसे है, क्या अब आगे क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं और कितने सीरीज में आपको देख सकते हैं? Because फीमेल फॉलोइंग आपकी हाँ। बहुत है, तो बता दीजिए उन्हें ये कि थोड़ा क्या आ रहा है ये थोड़ा अगला। पर्सनल क्वेश्चन भी है। मेरे इस साल 2 और शोज बाहर आने वाले हैं। ओके, तो पिछले 2 साल से मैं सिर्फ काम ही कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आई बीन वर्किंग ऑन मैं एक्टिंग एंड फिक्शन शोज। तो इस साल 2 और शोज आने वाले हैं। ओके, तो हम वेट करेंगे वरुण। और आप देखिएगा भी प्लीज, अपनी चाची को भी बोलना कि देखना। खैर चाची की तो उम्र निकल गई, आपको देखना नाम ले लिया आपने चाचा का। इट्स ट्रू। रवीना मैम, आप बता दीजिए सिल्वर स्क्रीन मूवीज के लिए क्या प्लान है आपका? आई थिंक अभी इसके बाद एक और मेरी रिलीज है, वो भी हॉटस्टार पे ही है। ओके फिर उसके बाद क्रिसमस के टाइम आ जाएगी वेलकम 3, ओके विच इज़ अ कॉमेडी। एंड इस साल तो यही है। एक और कॉमेडी आएगी एक्चुअली, पर आई डोंट नो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, घुड़चढ़ी, उसमें संजय दत्त जी है और मेरा। तो ये 4 रिलीजेस हैं मेरी इस साल। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अभी थोड़ा वापस स्लो बुलाएंगे। डाउन कर लो। नहीं, पंजाब तीसरी कुछ फिर से ज़्यादा ही हो बुलाएगा गया आपको। काम। नहीं मैम, मैं बिल्कुल आऊंगी एंड आएंगे ना आप। होपफुली आई थिंक इजियर, ऑडियंस ऐसे घोड़े पे सवार प्रॉमिस नहीं। कर रही हैं ये आई प्रॉमिस सच्ची आई प्रॉमिस। एंड मुझे और आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए पंजाब कैसी तो घर है, तो इसलिए मैं मन धड़क आ जाती हूँ और मैं खाना भी खा लेती हूँ और मैं फिर भाग भी जाती हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ, थैंक यू वेरी मच, एंड आपका भी और आपका भी काजल। एंड डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू कि आप लोग ने इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। 26 जनवरी 2024 को रिलीज़ हो चुकी हमारी कर्मा कॉलिंग। प्लीज़ देखिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। हम बहुत आभारी रहेंगे आपके, और अब तक बहुत धन्यवाद भी करना चाहते हैं जिस तरीके से आप सब ने हम लोगों को प्यार दिया है। अब तक रिव्यूज़ भी बहुत बढ़िया दिए हैं और आप लोग ने बहुत सराहा भी। तो कीप इट अप एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग कर्मा कॉलिंग ओनली ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार।